हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के यूपीएससी एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ आपके सामने। अगर ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप इस सीरीज़ के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल री एकेडमी चैनल टेलीग्राम से। तो डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपेंडेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। देखिए कुछ खास बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। कह रहा है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। तो आपको ध्यान रखना ये कि 1923 में इस एक्ट का नाम एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट नहीं था। इससे पहले वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट बुलाया जाता था। 2009 में एक अमेंडमेंट हुआ था। उस अमेंडमेंट में इसे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट का नाम दे दिया गया क्योंकि वर्कमैन से प्लूरिस्टिक फीलिंग आती है, पुरुषवाद की फीलिंग आती है। इसीलिए जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए इसका नाम चेंज करके एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया। और ये जो नाम चेंज हुआ, ये चेंज हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो कि 2002 में आया था। अगर आपने हमारा नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 का वीडियो नहीं देखा है, मैंने सारी रिकमेंडेशन कवर की हैं उस वीडियो में, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उस वीडियो से या उस टॉपिक से भी यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि उस टॉपिक से भी यूपीएससी ने पहले काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कौन से वो डिपेंडेंट फैमिली के मेंबर नहीं है। नॉट पूछ रहा है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा है कि डिपेंडेंट उस वर्कर के, उस एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर कौन कौन से हैं, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए है विडोवर जो कि विधवा है। ऑप्शन बी एन अडल्ट विडोड सिस्टर, अगर उसकी कोई अडल्ट बहन है जो कि विधवा है तो वो उस पर डिपेंडेंट है, उसकी फैमिली डिपेंडेंट है। ऑप्शन सी अ पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर, कोई विडोड मदर के अलावा जो पेरेंट है क्या वो उस पर डिपेंडेंट है, यस और नो। ऑप्शन डी अ विडोड डॉटर इन लॉ, अगर उसकी कोई बहू है जो कि विधवा हो चुकी है तो क्या वो उस पर अब डिपेंडेंट माना जाएगा, वो फैमिली मेम्बर में आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एन अडल्ट विडोड सिस्टर। अगर उस वर्कर की कोई बहन है जो कि अडल्ट है, 18 से ऊपर की हो गई है, उसकी शादी हो चुकी है और वो फिर विधवा हो गई है, अगर वो विडो हो गई है, तब वो सिस्टर उसकी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर में इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा ये तीनों ऑप्शन इंक्लूड होंगे। इसके अलावा और भी चीज़ है, जैसे कोई विडो है वो तो होगा ही होगा। अगर उस पर्सन का कोई माइनर सन है तो वो भी होगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि ना अडल्ट की बात हुई थी, अगर वो माइनर होती, उसकी अगर वो सिस्टर माइनर होती, भले ही वो बाद में विडो हो जाए, तो वो भी डिपेंडेंट माना जाएगा। यहाँ पे अडल्ट है इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा विडोड मदर, पेरेंट्स अदर देन विडो मदर, ये भी होगा। इसके अलावा डॉटर, अगर वो मैरिड है या अनमैरिड है फिर भी वो होगा, ठीक है। इसके अलावा अनमैरिड सिस्टर तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा विडोड डॉटर इन लॉ है ये होगा। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट जो पेरेंटल है, ग्रैंड पेरेंट जो होंगे वो भी उस एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट माने जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल टू एन एम्प्लॉय सफरिंग फ्रॉम परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी with his monthly salary drawn rupees 15,800 and the relevant factor 181.37। जिसका हमें निकालना है कि कितना कंपनसेशन मिलेगा अगर ड्रॉन सैलरी इतनी है और रिलेवेंट फैक्टर अगर इतना है। तो देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको समझ आ रहा है कि यूपीएससी में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको एग्जाम, ईपीएफओ एग्जाम में। अकाउंटिंग से तो पूछता ही था, लेबर लॉस से भी पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन से आपको ये समझ आना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी अजीब सा है क्योंकि मैंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की तो मेरा एग्जैक्ट आंसर ऐसा नहीं आ रहा है जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है। मैंने बहुत ट्राई किया इसे सॉल्व करने का, सारे जो भी तरीका है वो लगाने का, लेकिन इसका राइट आंसर जो कि यूपीएससी ने बताया है ऑप्शन सी, ये नहीं आ पा रहा है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है,
परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में, अगर टेम्परेरी डिसेबिलिटी है उसके केस में फॉर्मूला अलग है, डेथ के केस में फॉर्मूला अलग है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में फॉर्मूला अलग है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में फॉर्मूला क्या है कि 60% ऑफ सैलरी ड्रॉन, जो भी मंथली सैलरी है उसका 60% निकाल दो, इनटू जो रिलेवेंट फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इसका 60% निकलेगा 9480, और जब इसे रिलेवेंट फैक्टर 181.37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,19,387.37 आएगा आपका आंसर, जो कि यहाँ हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आप इसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। मैं ये क्वेश्चन नहीं भी डाल सकता था, लेकिन मैंने फिर भी ये डाला है ताकि आप लोग को समझ आए, आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चन फॉर्मूला बेस भी आ सकते हैं लेबर लॉस से। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम कंपनसेशन टू बी पेड अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। कह रहा है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के टाइम पे कितना कंपनसेशन, मिनिमम कंपनसेशन कितना पे करना पड़ेगा इन ऑप्शन में से। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट फॉर्मूला निकालने का मैंने बताया यहाँ पे आपको मेथड। फॉर्मूला क्या है, टोटल मंथली सैलरी उसका 60% और इनटू रिलेवेंट फैक्टर। तो अगर कभी भी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा आंसर आया, ठीक है, और यहाँ पे एक्ट ने पहले ही स्पेसिफाई किया है कि एक मिनिमम कंपनसेशन रेट भी बताया है, तो दोनों में ही जो ज़्यादा होगा, जो हमने फॉर्मूला से निकाला अमाउंट वो, और जो एक्ट ने पहले ही बताया हुआ है वो, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो अमाउंट एम्प्लॉय को पे करना होता है। ठीक है, वो अमाउंट एम्प्लॉय को देगा। ठीक है, तो मिनिमम कितना अमाउंट स्पेसिफाई किया हुआ है एक्ट ने, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1,40,000। ठीक है, 1,40,000, और जो भी रिलेवेंट फैक्टर और लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी उस एम्प्लॉय की, उसके हिसाब से जो हम परमानेंट डिसेबलमेंट का फॉर्मूला लगा के जो हम कंपनसेशन निकालेंगे, इन दोनों में ही हम कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा होगी वो अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 कह रहा है एज पर द डॉक्ट्रीन ऑफ एडेड पिरल एज अप्लाइड टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, अ वर्कमैन कैन नॉट होल्ड हिज एम्प्लॉयर लाइबल फॉर द रिस्क इफ एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट द एम्प्लॉय। कह रहा है एक कंसेप्ट है, एक डॉक्ट्रीन है एडेड पिरल का, उसके हिसाब से बताओ कि इनमें से कौन से केस में एम्प्लॉय जो है, जो वर्कमैन जो है, वो एम्प्लॉयर को लाइबल नहीं कर सकता है, जिम्मेवार ठहरा नहीं सकता है कि आप मेरा कंपनसेशन दो। ठीक है, ऑप्शन ए है, अगर एम्प्लॉय अंडरटेक्स to do something which the employee is not ordinarily required to do and involve extra danger। ठीक है, एम्प्लॉयर पैसा नहीं देगा अगर एम्प्लॉय कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके वर्क में शामिल ही नहीं है और खुद ही जोखिम में खुद को इन्वॉल्व कर रहा है। इस केस में एम्प्लॉयर पैसा देगा या नहीं देगा, लायबल है या नहीं है। ऑप्शन बी रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम प्लेस वेयर ही इज सपोज टू वर्क। कह रहा जहाँ उसे काम करना था वहाँ से वो काम ना करके कहीं और काम कर रहा था, तो उस केस में लायबल है। ऑप्शन सी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्यूटी। अल्कोहल और ड्यूटी, अगर अल्कोहल पी के रखा है, दारू पी के उसने वो काम कर रहा है, तो इस केस में क्या कंपनसेशन देगा? इस केस में भी कंपनसेशन नहीं देगा। वैसे इज वर्किंग ऑन अ ओवर टाइम असाइनमेंट, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ओवर टाइम भी तो इस्टेब्लिशमेंट में कर ही रहा है, उसका वो अपना काम ही कर रहा है। ठीक है, तो एडेड पिरल डॉक्ट्रिन के हिसाब से इनमें से कौन सा राइट आंसर हुआ? ठीक है, इसका राइट आंसर है ए अंडरटेक्स टू डू समथिंग विच द एम्प्लॉय इज नॉट ऑर्डिनरली रिक्वायर्ड टू डू इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा डेंजर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। एडेड पिरल का कंसेप्ट ये कहता है कि ऐसा काम जो एम्प्लॉय को करना ही नहीं था, ठीक है, उसके काम का वो हिस्सा ही नहीं है, और वो काम उसने किया, ठीक है, खुद को खतरे में अगर वो डाल लेता है, ठीक है, वैसे वो काम नहीं करना था उसे, उसके एम्प्लॉयमेंट का वो हिस्सा नहीं है, तब एम्प्लॉयर लायबल नहीं है कंपनसेशन देने के लिए, क्योंकि वो एम्प्लॉयर का काम नहीं कर रहा था। ठीक है, वो काम उसका नहीं था। तो इस केस में तो आपको याद रखना एडेड पिरल का कंसेप्ट क्या है कि वो काम जो एम्प्लॉय को करना ही नहीं था, वो काम वो कर रहा है ज़बरदस्ती और खुद खतरे में जा रहा है वो, तो इस केस में एम्प्लॉयर पैसा पे नहीं करेगा। एल्कोहल के केस में भी पैसा पे नहीं करता है वो। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कंपनसेशन पेड इन ऑर्गेनाइजेशन इज। डायरेक्ट कंपनसेशन पे करने का इनमें से कौन सा कॉमन और यूजफुल तरीका है। कह रहा है बेसिक पे और बेनिफिट दे दो, या बेसिक पे और जो वेरिएबल पे बनता है वो दे दो, या वेरिएबल पे और बेनिफिट दे दो, या सब। तो डायरेक्ट कंपनसेशन देने का इनमें से कौन सा तरीका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से कोई भी तरीका एम्प्लॉयर अपना सकता है। वो बेसिक पे और या बेनिफिट जो बनता है वो दे देगा कंपनसेशन के तौर पे, या फिर जो वेरिएबल पे बनता है वो दे देगा। ठीक है, तो कोई भी तरीके से एम्प्लॉयर डायरेक्ट पे कर सकता है एम्प्लॉय को। ओके, ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये एमसीक्यू आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप और भी कनेक्ट हो सकते हैं हमसे सब्सक्राइब करके। तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइब, और ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। और इस वीडियो का PDF आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल री अकेडमी से। थैंक यू।